जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे जनरल साइंस के टेस्ट सीरीज की। दोस्तों आज है हमारा जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 6। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज कंपटीशन की कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें विज्ञान पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कर रहे हो दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो। पहले आप वीडियो देखिए, जिसके बाद में विश्वास करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंस टेस्ट नंबर 6, पहला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान। ऑप्शन नंबर ए, जाड़ों में घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गर्मियों में बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है और जाड़ों में बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन दिए हुए हैं, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो ना तो जाड़ों में बढ़ता है और ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है। मानव शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर के तापमान की बात बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो मानव शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। और सेल्सियस की बात करूं दोस्तों तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दोस्तों मैं केल्विन की बात करूं तो केल्विन में होता है दोस्तों 310 डिग्री केल्विन। दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। सेल्सियस की बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 डिग्री केल्विन में होता है। और दोस्तों ध्यान रखना आपको, मानव शरीर का जो तापमान होता है न ही वो जाड़ों में घटता है और न ही वो गर्मियों में बढ़ता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, अगर ये तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाए तो दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखना है आपको, फीवर होता है, बुखार होता है दोस्तों। अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर मानव शरीर का तापमान ऊपर चला जाता है तो दोस्तों बुखार हो जाता है। उसी तरीके से जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से दोस्तों अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है दोस्तों, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर चला जाता है तो मानव शरीर में बुखार हो जाता है। बात क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों न ही वो सर्दियों में घटता है और न ही वो गर्मियों में बढ़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका यूपी PCS 2015 में, इसलिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित होता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है निकेल, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, उसका आंसर लिखने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसका मतलब समझो, तब जाकर आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों तो बेसिकली नॉर्मल बात है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो आप? इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में उसका आंसर दो। क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है निकेल, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी है जिंक। दोस्तों B12 होता है विटामिन, इसमें जो पाया जाता है दोस्तों, जो आयन पाया जाता है कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? कोबाल्ट, न कि निकिल है,
निकिल भी गलत आंसर है इसका, आयरन भी गलत आंसर है और जिंक भी इसका गलत आंसर है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके SSC 2015 में। बात क्लियर है। अब विटामिन B12 के बारे में आपको बता देता हूँ। जो विटामिन B12 होता है दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है विटामिन B12 का? तो कार्य होता है जो RBC जो WBC होती है ना, इनका निर्माण करना। इसके निर्माण में सहायता करती है दोस्तों, RBC और WBC का निर्माण में सहायता करती है कौन? विटामिन B12। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? ध्यान रखना है आपको, जो कमी होती है, इस कमी से जो रोग होता है दोस्तों, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है घातक एनीमिया। घातक एनीमिया। बात क्लियर है। और दोस्तों अब इसके स्रोत की बात कर लेता हूँ। विटामिन B12 के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्रोत में दोस्तों अंडा हो गया, मांस हो गए, ये स्रोत दोस्तों किसके हैं? ये स्रोत है दोस्तों विटामिन B12 के। एक स्पाइरुलिना एक सेवालोर होता है, वो भी इसी का ही स्रोत है दोस्तों विटामिन B12 का। तो ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन B12 है, इसमें जो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और साइनोकोबालमिन दोस्तों इसका क्या है? रासायनिक नाम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों ये साइनोकोबालमिन वाला, जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1972 में, 1955 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम मानव हृदय का जो प्रत्यारोपण किया गया था वह किया गया था दोस्तों 1967 में। कब किया गया था दोस्तों? 1967 में किया था। और दोस्तों डेट थी 3 दिसंबर 1967 को किया गया था दोस्तों। और कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? साउथ अफ्रीका में किया गया था। एक केपटाइन नाम का एक शहर है, इस केपटाइन में किया गया था दोस्तों। वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों क्रिस्टियन बर्नार्ड। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, क्रिस्टियन बर्नार्ड। इस वैज्ञानिक ने दोस्तों सर्वप्रथम पहला सफल मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था दोस्तों। इसकी एक टीम थी, उस टीम में लगभग 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 30 सदस्य थे। और ये कार्य दोस्तों लगभग 9 घंटे में पूरा हुआ था। पहला जो मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था दोस्तों, ये कार्य लगभग 9 घंटे में पूरा हुआ था। और जो क्रिस्टियन बर्नार्ड है, इसकी टीम में दोस्तों 30 सदस्य थे। और ये डेट थी दोस्तों 3 दिसंबर 1967। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के केपटाइन शहर में पहला मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इससे पहले 1905 में भी प्रयास हो चुका था, लेकिन असफल रहा था। 1905 में भी ट्राई किया गया था दोस्तों, मानव हृदय प्रत्यारोपण की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी 1905 में। ठीक है, लेकिन कामयाब कब जाके हुआ दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1967 को हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ था SSC 2015 में। जो SSC की एग्जाम होती है, इस SSC के एग्जाम में 2015 में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 3 दिसंबर 1967 को इसका हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ये राइट आंसर है 1967। 1967 गलत है, 72 भी गलत है, 55 भी गलत है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति जैसे पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो गैस की कमी होगी, तो किस गैस की कमी होगी? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर अगर वनस्पति खत्म हो जाए, पृथ्वी पर अगर वनस्पति खत्म हो जाए दोस्तों,
पृथ्वी पर अगर वनस्पति खत्म हो जाए, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, सब समाप्त हो जाए, तो पृथ्वी पर किस गैस की कमी होगी? पहला ऑप्शन है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है जलवाष्प। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ये है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था RAS में 2012 में। किस में पूछा था दोस्तों? RAS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों जो डेंगू बुखार होता है, उस डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है शर्करा, ऑप्शन नंबर डी है जल की। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन गलत है, शर्करा गलत है और जल गलत है। अब दोस्तों होता क्या है कि प्लेटलेट होती क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि साहब ये प्लेटलेट्स होती क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड में ब्लड के दो पार्ट होते हैं। जो ब्लड होता है दोस्तों, इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है 55%, 55% वाले पार्ट को प्लाज्मा कहा गया था। एक होता है 45% भाग, ये तो होता है दोस्तों द्रव भाग, और ये होता है ठोस भाग। जो ठोस भाग होता है दोस्तों उसे रक्त कणिका कहा गया था। ठीक है, द्रव भाग है उसको प्लाज्मा कहा गया था। और दोस्तों ध्यान रखना है, इस रक्त कणिकाओं में तीन चीज पढ़ी थी हमने ब्लड वाले चैप्टर में, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। याद आया कुछ? क्या पढ़ा था? प्लेटलेट्स से पढ़ा था। रक्त कणिकाओं में तीन चीज पढ़ी थी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड दो प्रकार का होता है। ब्लड में 55% तो पाया जाता है प्लाज्मा, और 45% पाया जाता है दोस्तों जो ठोस भाग होता है, उसमें रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है द्रव भाग होता है, और जो रक्त कणिकाएं होती है वो ठोस भाग होती है। रक्त कणिकाओं में दोस्तों तीन चीज होती है, एक तो होती है RBC, एक होती है WBC, एक होती है प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये प्लेटलेट्स होता है, ये वाला जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, ये प्लेटलेट्स ही डेंगू बुखार में मानव शरीर में इस प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दोस्तों प्लेटलेट्स है, इसका बारे में पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी। जो प्लेटलेट्स होता है इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों विम्बाणु। क्या कहा जाता है? विम्बाणु कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? विम्बाणु कहा जाता है हिंदी में। दोस्तों इसका लैटिन भाषा में एक नाम हो रहा है, वह थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। साइट का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, कोशिका होता है। ठीक है, और थ्रोम्बो का मतलब होता है दोस्तों थक्का बनाने वाली, थक्का बनाने वाली। तो इसका दोस्तों मतलब क्या हो गया? थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली, साइट का मतलब होता है कोशिका। प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है दोस्तों विम्बाणु और थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट में थक्का बनाने वाली, साइट का मतलब होता है कोशिका, यानी कि थक्का बनाने वाली कोशिका। तो आप कह सकते हो कि प्लेटलेट्स होती है, इस प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का सॉरी जो प्लेटलेट्स होती है इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? इस प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। जो ये प्लेटलेट्स होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, थक्का बनाने में सहायक होती है। बात क्लियर है? सबसे पहले मैंने बताया कि प्लेटलेट्स होता है, इस प्लेटलेट्स का जो नाम होता है वो एक तो विम्बाणु होता है, एक इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का बनाने वाली, और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। ठीक है, थक्का बनाने वाली कोशिका। और इस प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अब बात कर लेता हूँ इसके निर्माण की। जो प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। इसकी संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, ये संख्या होती है मेरे भाई 1.5 से लेकर के
4 लाख प्रति mm क्यूब, 4 लाख प्रति mm क्यूब। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में संख्या पूछ ली जाती है। और इस प्लेटलेट्स का जो आकार होता है दोस्तों अनियमित होता है। इसका जो आकार होता है दोस्तों वो अनियमित होता है। कहने का मतलब यह है कि निश्चित नहीं होता, कोई सी भी आकृति हो सकती है, निश्चित नहीं होता है दोस्तों। बात क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों बात की जाए तो इसके जीवन काल की, तो जिसका जो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 8 से लेकर के 10 दिन होता है। और दोस्तों ध्यान रखना है, जब कभी व्यक्ति को डेंगू बुखार आता है तो उस डेंगू बुखार में दोस्तों आपने जब जांच करवाया होगा, नॉर्मल देखा होगा, कभी कभी अस्पताल में आपके परिवार में अगर किसी को डेंगू बुखार हुआ है तो उससे पूछना कि उसके बुखार, जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ना, ये प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। और बेसिकली जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 से लेकर के 4 लाख होती है। और जब डेंगू बुखार होता है दोस्तों तो इसमें क्या होता है 1.5 से घट जाती है, 1.5 लाख से भी घट जाती है। लगभग दोस्तों नॉर्मल 80,000, 60,000, मैं कह सकता हूँ कि 90,000, और भी 80,000 से भी कम हो जाती है, 60,000 से भी कम हो जाती है दोस्तों इस डेंगू बुखार में। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है आपको, स्वस्थ रहो, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, मानव में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। कौन सी होती है? त्वचा। ना कि बड़ी आंत, ना कि छोटी आंत, ना कि यकृत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है त्वचा। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। हड्डी नहीं पूछी, अंग पूछा है, तो अंग कौन सा है? त्वचा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तो आपको पता है 206 अस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थि होती है दोस्तों फीमर, पैर में पाई जाती है, ये भी आपको पता है। ये तो हो गई बड़ी अस्थि। छोटी की बात की जाए तो छोटी होती है दोस्तों स्टेपीज, और ये पाई जाती है दोस्तों कान में। कान में, एक कान में 3 अस्थि पाई जाती है, मीलियस, इनकस, स्टेपीज। जो स्टेपीज होती है दोस्तों सबसे छोटी अस्थि होती है। मीलियस होती है, उसका आकार हथौड़े के समान होता है, इसलिए दोस्तों से हेमर अस्थि भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेमर अस्थि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मीलियस जो अस्थि होती है दोस्तों कान में पाई जाती है उसे हेमर अस्थि कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को कहा जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को संचारित करने वाला जो जीव होता है उस जीव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेगमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वेक्टर। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वेक्टर है। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन है? वेक्टर है। हाइब्रिड नहीं है, क्लोन भी नहीं है दोस्तों, फ्रेगमेंट भी नहीं है। दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। एसएससी में तो आया था 2015 में, और जस्ट एक साल बाद में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ था 2016 में। दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सब मैं भूल जाता हूँ कभी कभी क्वेश्चन में आपको बताना, लेकिन बहुत जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको पूरा विवरण के साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जुड़े रहिए दोस्तों, विश्वास करिए हमारे साथ। कोशिका का अध्ययन को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने कोशिका के बारे में अच्छे से बताया था। जो कोशिका की खोज की थी दोस्तों रोबोट हुक ने की थी 1665 में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका की बात करो दोस्तों तो शुक्राणु है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, और सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका है। बात क्लियर है दोस्तों। सबसे बड़ा है जो शुतुरमुर्ग का अंडा है अगर ऐसा देखा जाए दोस्तों तो संसार में। और सबसे छोटी जो कोशिका है दोस्तों वो माइकोप्लाज्मा है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन फिलहाल मैं अध्ययनों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है सेलोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि थ्रोम्बोसाइट, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था।
साइट का मतलब मैंने कोशिका बताया था दोस्तों आपको, बिल्कुल बात क्लियर है। और थ्रोम्बो का मतलब बताया था दोस्तों थक्का बनाने वाली, यानी वह कोशिका जो थक्का बनाने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। उसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। ये चीज़ मैंने बताई थी। आपने यहाँ पर गौर किया हो तो आपने देखो हो अच्छे से, तो यहाँ पर मैंने साइट शब्द लिखा था। इस साइट का मतलब होता है कोशिका, इस साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। और दोस्तों जब आप यहाँ पे ऑप्शन में अच्छे से देखोगे तो कोशिका के अध्ययन को भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में दोस्तों आपको, जब आप साइटोलॉजी का संधि विच्छेद करते हो तो साइट प्लस लॉजी यो निकल के आता है। तो दोस्तों जो साइट शब्द निकल के आता है यहाँ पे भी, और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो आप अगर दोस्तों अच्छे से पढ़ते हो तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन देखकर भी आप टिक कर सकते थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कोशिका का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा हुआ था। एक बार तो पूछा था JPSC 2013 में, और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश PCS में 2016 में। ठीक है, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग से आपको तो समझ में आ गया है कि आनुवंशिक रोग वह रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। बात क्लियर है, जिससे प्रभावित होता है। अब बात आती है कि ये थैलेसीमिया रोग होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। रक्त होता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर A में है रक्त, ऑप्शन नंबर B में है फेफड़ा, फिर है हृदय, फिर है गुर्दे। तो आपको ध्यान रखना है ये एक रक्त की बीमारी है, खून से संबंधित एक बीमारी है थैलेसीमिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं दोस्तों, तो शरीर में कमजोरी होती है सबसे पहले, इसके लक्षण है शरीर में कमजोरी, आँख व नाखून में पीलापन, या शरीर में पीलापन, मैं कह सकता हूँ पीलापन। बात क्लियर है। उसके अलावा दोस्तों शरीर में धीमी गति से विकास होना, शरीर में धीमी गति से विकास होना, थैलेसीमिया विकास होना। दोस्तों ये थैलेसीमिया जो रोग है उसके लक्षण है कमजोरी है, शरीर में पीलापन है, आँख कान, ठीक है, हाथ, और धीमी गति से शरीर में विकास होना। ये सब थैलेसीमिया के लक्षण है दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको, थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित एक बीमारी है और यह आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, मैंने अभी बता दिया आपको, JPCS में, JPSC 2013 में भी आया था, उत्तर प्रदेश PCS 2016 में भी आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रक्त, ना कि फेफड़े हैं, ना कि हृदय है, ना कि गुर्दे हैं। बात क्लियर है। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जिगर, और इस जिगर को ही कहा जाता है लीवर, और लीवर को ही कहा जाता है दोस्तों यकृत। आपको ध्यान रखना है, जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, इसके आप 50 टुकड़े कर देंगे दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि शरीर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता इसी में ही पाई जाती है। अगर एक बार इसे काट दिया जाता है, बीच में से आप 2 टुकड़े कर देंगे, फिर भी दोस्तों ये आपस में जुड़ जाएगा, फिर भी इसका विकास बहुत जल्दी होता है। ध्यान रखना है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो कि पुनः विकसित हो सकता है वह है जिगर। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। कहने का मतलब सबसे कम विकसित होता है, वह अंग कौन सा है मानव शरीर का। इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दो। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।